वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आज की वीडियो में मैं आपके साथ कवर करूंगा यूनिट नंबर 3 का डिटेल एनालिसिस अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि हमें यूनिट नंबर 3 में कितने मार्क्स के लिए स्टडी करना है और क्या क्या स्टडी करना है। तो आप सब अपनी कॉपीज में हेडिंग लगाएंगे यूनिट नंबर 3। ये जो यूनिट नंबर 3 है क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन टोटालिटी अगर हम बात करें तो 15 मार्क्स की वेटेज रखती है। तो यूनिट नंबर 3 हमारे एग्जाम में 15 मार्क्स की आएगी और अगर हम 15 मार्क्स का बाइफर्केशन करेंगे तो इससे 1 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे, 2 नंबर के भी आएंगे, 4 नंबर के भी आएंगे और 5 नंबर के भी आएंगे। तो यूनिट नंबर 3 में सबसे पहले अपने को पढ़ना है डिफरेंशिएशन। सर डिफरेंशिएशन तो हमने क्लास 11th में पढ़ा था। अरे वो तो आपने हल्का फुल्का पढ़ा था, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ना है और इसके अंदर क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूंगा। डिफरेंशिएशन और इसकी एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन पढ़ने में ना आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन, इसके बाद आप लोगों को करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। तो इसी इंटीग्रेशन की भी एप्लीकेशन आप पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट इज इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन एंड लास्ट में थर्ड पॉइंट में आप करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का ही यूज होता है और एक आपको यहाँ पे कोर मैथ से हटकर टॉपिक स्टडी करना है मॉडलिंग का। डिफरेंशियल इक्वेशन का हम यूज करते हैं मॉडलिंग में, तो एक हमें थर्ड नंबर पे डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ मॉडलिंग भी स्टडी करना है। तो ये 3 टॉपिक मिलाकर हमारे एग्जाम में 15 नंबर में आएंगे। एक बार आप लोग जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, फिर मैं आपको बारी बारी करके बताता हूँ कि इनके सब टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले हमें इस टॉपिक में स्टडी करना है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। या आपने कुछ बच्चों ने पहले भी पढ़ा होगा तो आप इसको अब दोबारा से पढ़िएगा, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में कितना ऑर्डर रहने वाला है? अप टू सेकंड ऑर्डर। आपको डेरिवेटिव कर लेना है अप टू सेकंड ऑर्डर। ठीक है, पहली बार डेरिवेटिव करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर, दूसरी बार डेरिवेटिव करते हैं तो सेकंड ऑर्डर। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर ही आपको डिफरेंशिएशन सीखना है पैरामेट्रिक फॉर्म का। किसका डिफरेंशिएशन सर? पैरामेट्रिक फॉर्म का। उसके बाद आपको करना है इसके अंदर इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। किसका करना है? इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इम्प्लीसिट फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जिसके वेरिएबल्स को आप सेपरेट करके ना लिख पाओ। तो ये 3 चीजें करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे करना है डेरिवेटिव का यूज। सर डेरिवेटिव का यूज कैसे करेंगे और किस में करेंगे? तो सर डेरिवेटिव का यूज आपको करना है रेट ऑफ चेंज फाइंड करने में। रेट ऑफ चेंज फाइंड करने का मतलब है अगर एरिया 100% चेंज हो जाए तो रेडियस कितना चेंज होगा, या रेडियस 2% चेंज हो जाए तो एरिया कितना चेंज होगा, उस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज के बाद आपने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ा होगा, तो वो टेंजेंट एंड नॉर्मल यहाँ पे दोबारा से आएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल का आएगा। तो उसके अंदर साफ साफ बोला हुआ है सिलेबस में, सबसे पहले तो आप स्लोप फाइंड करिए। स्लोप फाइंड करिए सबसे पहले आप टेंजेंट का और इसी के साथ नॉर्मल का। आपने 11th क्लास में ना टेंजेंट पढ़ा होगा, नॉर्मल नहीं पढ़ा होगा। तो टेंजेंट का स्लोप फाइंड करिए और उसके बाद टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना सीखिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये वाला टॉपिक ना हमारे कोर मैथ के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो वो इसके अंदर थोड़ा सा डीप नॉलेज लेके पढ़ते हैं। आपके एग्जाम में सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि आपको सिंपल प्रॉब्लम स्टडी करनी है। सिंपल प्रॉब्लम का मतलब है आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना टेंजेंट एंड नॉर्मल के, वो आपको करने हैं, 2 नंबर से अधिक वाले आपको नहीं करने। इसके बाद फिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका हम अपने बिजनेस एप्लीकेशन में भी यूज करते हैं, डेट इज मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू। या आपने अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना क्लास 11th में। सो यहाँ पर हम इसको डेरिवेटिव का यूज करके पढ़ेंगे, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, जब आप ये पढ़ेंगे ना तो मजा आ जाएगा आपको। एंड आई एम डैम श्योर कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू के क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सी पॉइंट आ गया मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू का। उसके बाद डी पॉइंट आप पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है साहब, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके भी
ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे वो आपको सिंपल प्रॉब्लम पढ़नी है। सिंपल प्रॉब्लम का मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 नंबर के क्वेश्चन तक की स्टडी करनी है, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिंपल प्रॉब्लम ओनली, ठीक है। और इसके लास्ट में अगर मैं ई पॉइंट की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैक्सिमा और मिनिमा। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये जो मैक्सिमा मिनिमा है ना, इस मैक्सिमा मिनिमा से हमारे एग्जाम में केस स्टडी आएगी, यानी कि एक एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, टोटल मिला के 5, जिनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे। तो मैक्सिमा मिनिमा के ब्रैकेट में भी सिलेबस में लिखा हुआ है, ये केस स्टडी मैंने अपने आप से बोला है, और इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिंपल प्रॉब्लम। आप जोन से भी बुक रेफर कर रहे हो, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन करने की जरूरत आपको नहीं है, अपने सिलेबस को ओपन कर लो, यही बातें लिखी हुई है उसके अंदर, सिंपल प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इंटीग्रेशन वाले का पार्ट बताता हूँ। देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन और इसकी एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको स्टडी करना है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। हम जब आपको स्टडी करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। सो वी हैव टू स्टडी द इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और जब आप अपने सिलेबस को ओपन करके देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है वो सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन का करना है। आपको याद है मैंने क्लास 11th में आपको यूनिट नंबर 4 में बताया था कि इन टोटलिटी मैथ्स में 5 फंक्शन होते हैं आईलेट के अकॉर्डिंग, इनवर्स फंक्शन, लोगारिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि आपको ये अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो ये ऊपर के 2 नीचे के 2 कांटे मार दो, अलजेब्रिक फंक्शन का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको सीखना है। और इसके टोटल 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है? यस, वेरी गुड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद आप इसमें करिए बाय पार्ट्स का यूज। किसका यूज करेंगे? बाय पार्ट्स का। और देन आप इसमें करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है आप किसी भी फ्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हो इस वाले टॉपिक का यूज करके, तो वो आप यहाँ पे करोगे। इसके बाद आपको मित्रों या फिर हमारे प्यारे साथियों स्टडी कर लेना है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू निकल करके आएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आप करोगे, और डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इसमें यूज करना है लिमिट एज सम, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट एज सम। उसके बाद आप इसके अंदर डायरेक्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज करके भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज को कर लेने के बाद, इन दोनों को कर लेने के बाद, इनको मिक्स करने के बाद एक टॉपिक बनता है एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व, ठीक है। तो एरिया अंडर कर्व भी आपको कर लेना है। और इसके बाद में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही मजा आएगा इसको करने में, डेट इज कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस या आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा क्लास 11th की माइक्रो में, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस के क्वेश्चन हम इंटीग्रेशन का यूज करके सॉल्व करते हैं। तो वो आपको यहाँ पे स्टडी करना है। एंड आई एम डैम श्योर कि इस वाले टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। बल्कि ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, इसका यूज करके वो इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन डाल देंगे। तो ये वाला आप लोग अच्छे से स्टडी करना, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ यही सरप्लस स्टडी नहीं करना, इसके अंदर आपको एक चीज और स्टडी करनी है। आप इसमें टोटल कॉस्ट फाइंड करना सीखेंगे, टोटल रिवेन्यू फाइंड करना सीखेंगे, और ये दोनों तो है ही अपना कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो एक इस वाले टॉपिक में ये टोटल 4 चीजें हैं। तो कुल मिलाकर ये 3 छोटे छोटे टॉपिक आपको करने हैं, टोटल मिला के बी पार्ट में, इंटीग्रेशन और इसकी एप्लीकेशन में। एंड लास्ट वाले टॉपिक से आपको सबसे पहले स्टडी करना है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद आपको इसी के अंदर एक और चीज होती है, ऑर्डर के बाद क्या होता है एक बार चेक कर लूं मैं। ऑर्डर के बाद यस, ऑर्डर के बाद डिग्री, ऑर्डर के बाद डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद
फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन कर लेने के बाद वेरिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व भी करेंगे। और इसके यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये वाला टॉपिक ना कोर मैथ्स के स्टूडेंट्स के में भी है, ठीक है, तो आपके सिलेबस में एकदम क्लियरली मेंशन है कि आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करोगे वो सिंपल इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन करोगे, और सिंपल इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन को कोर मैथ्स वालों की बुक में बोला जाता है सेपरेशन मेथड। तो अगर आप एनसीईआरटी भी फॉलो कर रहे हैं तो ध्यान रखना, सोल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन के टोटल 3 तरीके होते हैं। इन 3 तरीकों में से आपको सिर्फ पहले वाला पढ़ना है, सेपरेशन वाला, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो ध्यान रखना, यू हैव टू स्टडी द ओनली सेपरेशन मेथड। दूसरा होता है होमोजीनियस, और तीसरे में इक्वेशन होती है dy/dx px इक्वल टू q, ऐसा करके। तो ये दोनों चीजें आपको नहीं करने का, सिर्फ सेपरेशन वाला करने का। और इसके एप्लीकेशन में आप क्या करोगे, देखो जो यहाँ पे मॉडलिंग वाला लिखा हुआ है, तो मॉडलिंग वाले के अंदर आप क्या करोगे, मॉडलिंग खाली इन्होंने छोटा सा वर्ड डाला हुआ है, आप बेसिकली ग्रोथ और डिके के क्वेश्चन करोगे, ग्रोथ एंड डिके, ग्रोथ और डिके के क्वेश्चन, यानी कि इस टॉपिक का हम यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में और बिजनेस में, तो उसका हम यूज करना यहाँ पे सीखेंगे, कैसे कैसे करना है और क्या क्या करना है। अब बात आती है कि सर हम स्टडी कैसे करना स्टार्ट करें, क्या हमें क्लास 11th में जो हमने पढ़ा था वो सारा रिवाइज करने की जरूरत है? सारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है आपको, आप यू डोंट हैव टू रिवाइज द कंप्लीट यूनिट नंबर 4 ऑफ क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स। आप बस एक काम करो, आप बेसिक फॉर्मूला स्टडी कर लो, ठीक है, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ना डिफरेंशिएशन के, तो बेसिक फॉर्मूला स्टडी कर लो। एक आप इसके अंदर चेन रूल दोबारा से कर लो बस, ठीक है, दोनों चीजें आप कर लो एक बार, बेसिक फॉर्मूला और चेन रूल, इन दोनों को कर लेने के बाद फिर क्लास 12th वाले टॉपिक पे आ जाना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव किस किस का, इम्प्लिसिट फंक्शन का और पैरामेट्रिक फंक्शन का। फिर वहां से अपनी स्टडी स्टार्ट कर देना, पहले इन दोनों चीजों को आप अच्छे से कर लो। और मैं भी जब आपको आगे की वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा तो उसके अंदर सबसे पहले यही करवाऊंगा, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। भाई डिफरेंशिएशन के हायर ऑर्डर को करने के लिए पहले बेसिक तो आना चाहिए, तो इसके आने वाली कमिंग वीडियो में आपको बेसिक फॉर्मूला और चेन रूल के कुछ सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, वही क्वेश्चन मिलेंगे जो हमारे एग्जाम में आएंगे। आलतू फालतू चीजें मैं आपको नहीं करवाने वाला, चाहे मैं एमएल भार्गव से पढ़ाऊं, चाहे आरडी शर्मा से पढ़ाऊं, चाहे एमएल अग्रवाल से पढ़ाऊं, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। तो वेट करिए अगली वीडियो का, बहुत जल्द आपको इन दोनों टॉपिक के ऊपर वीडियो देखने को मिलेगी। और ये जो आपको मैंने सिलेबस बताया है, आप इसको एक कॉपी में बेहतरीन तरीके से नोट कर लेना, क्योंकि हम मार्केट में जो बुक्स हैं उन बुक्स के अंदर इनमें से कुछ भी अच्छी तरह से नहीं दिया हुआ। उन्होंने क्या करा हुआ है, उन्होंने एनसीईआरटी के टॉपिक्स को उठा के चेपा हुआ है। तो आप लोगों को जरा ध्यान से और अच्छे से स्टडी करना है, हर क्वेश्चन हर बुक का करने की जरूरत नहीं है।